अभिनव के साथ वन नाइट स्टे का नाटक करने के लिए शर्मिला ने वैभवी को 2 करोड़ रुपए का लालच दे दिया था। अभी वैभवी सोच ही रही थी कि वह इतने सारे पैसों से क्या क्या कर सकती थी। तभी उसके मुंह से जल्दी हाँ निकलवाने के लिए शर्मिला ने उसके सामने 50 लाख रुपए एडवांस का पत्ता भी फेंक दिया। 50 लाख सुनते ही वैभवी की धड़कन तेज हो गई और उसने एक झटके में डील एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अच्छा, शर्मिला ने उसकी ओर मुस्कुरा कर कहा। उसे महसूस हुआ कि अब अनन्या को अभिनव जैसे फटीचर के छुटकारा मिल ही जाएगा। उसी वक्त अभिनव भी अपने कैबिन में बैठा एस्कॉर्ट वाली बात को लेकर सोच रहा था और लक्ष्य को फोन करके उससे और इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था। तभी उसके कैबिन का दरवाजा किसी ने खटखटाया और अभिनव अपनी सोच से बाहर आया। कम इन। दरवाजा खुला और मीरा अंदर आई। हेलो सर, मैं आ गई, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, काम हो गया, थैंक्स। वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? मीरा ने ना करते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं बॉस, कोई है जो आपसे मिलना चाहती है, इसीलिए वह मेरे साथ ही वापस भी आई है। मीरा के शब्द खत्म होते ही इंदु कैबिन के अंदर चली आई। डीके कॉरपोरेशन की घुंघराले बालों वाली यह डायरेक्टर लगभग 35 साल की थी। हेलो श्री अभिनव, आपसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैंने मिस मीरा के साथ ही आना ठीक समझा। आई होप आप इससे नाराज नहीं होंगे। इट्स ओके, अभिनव ने सिर हिलाकर कहा और फिर मीरा की ओर देखा। तुम जा सकती हो। मीरा सिर हिलाकर कैबिन से बाहर चली गई और अभिनव ने इंदु को बैठने का इशारा किया। थैंक्स। इंदु धीरे से बैठ गई और फिर उसने अभिनव की ओर देखा। मिस मीरा इंफॉर्मेशन लेकर आई थी कि आप कुछ टाइम के लिए कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं। हाँ, कंपनी में कुछ बचा ही नहीं है एट द मोमेंट, इसीलिए कुछ भी नया स्टेप लेने के लिए थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, अभिनव ने समझाया और इंदु ने सिर हिलाकर हामी भरी। मैं आपके डिसीजन को समझ सकती हूँ सर, बस एक फेवर की रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। कैसा फेवर? अभिनव ने अचानक से पूछा। सर, मैं पिछले 5 सालों से डीके कॉरपोरेशन में काम कर रही थी और अब फिर से रिज्यूम की फाइल लेकर नौकरी के लिए इधर-उधर भटकना मेरे लिए मुसीबत होगी। इसीलिए आप जब भी कंपनी में कुछ नया या फिर नई कंपनी स्टार्ट करें तो क्या मैं उसे ज्वाइन कर सकती हूँ? अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर धीरे से अपना सर हिलाया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बस ध्यान रखना कि अगर तुम कंपनी की वन ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉय बनोगी तो तुम्हें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, राइट? सर, सर मैं अपना 100% दूंगी, इंदु ने मुस्कुरा कर कहा। गुड, एनीथिंग एल्स? नहीं नहीं सर, बस यही कहना था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ। इंदु एक मुस्कान के साथ ही अपनी सीट से उठकर कैबिन के बाहर चली गई। उसके जाते ही अभिनव ने अपना फोन उठाया और डॉन का नंबर डायल किया। डॉन ने उसका फोन तुरंत उठाकर कहा, हेलो बॉस, एक अर्जेंट काम है। मुझे आज रात एस्कॉर्ट्स में से किसी एक लड़की को इन्वेस्टिगेट करना है, इसीलिए मेरी सेटिंग फिक्स करवाओ। ठीक है बॉस, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हें तुम क्या कहना चाह रहे हो? अभिनव को थोड़ा गुस्सा आया। उसे लगा कि डॉन ऐसे कह रहा था कि वह एस्कॉर्ट के लिए पैसे भी नहीं दे पाएगा। फोन की दूसरी साइड डॉन ने भी उसका यह गुस्सा महसूस कर लिया और तुरंत अपनी सफाई दी। बॉस, मेरा मतलब एस्कॉर्ट को पेमेंट आपको किसी आम इंसान की तरह ही करना पड़ेगा, टाइगर की तरह नहीं। अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर हाँ कर दी। ठीक है, चलेगा, मैं नॉर्मली ही पे कर दूंगा। ओके बॉस, और कुछ? डॉन ने पूछा। नहीं, थैंक्स। अभिनव ने फोन काट दिया और फिर उसकी नजर डीके कॉरपोरेशन की फाइल पर पड़ी। वह अब यह सोच विचार करने लगा था कि देवेन की इस कंपनी को
किस काम में ले। यही सोचते सोचते उसने कई बार लक्ष्य को भी फोन लगाने की कोशिश की, पर लक्ष्य ने अभिनव का फोन एक भी बार नहीं उठाया। अभिनव ने उसे मैसेज करने का भी सोचा, पर फिर जाने दिया, क्योंकि वह वैसे भी खुद आज रात को एस्कॉर्ट के इन्वेस्टिगेट करने ही वाला था। ऑफिस टाइम खत्म हो जाने के बाद भी अभिनव अपने ऑफिस में ही बैठा रहा और फिर वहां से डायरेक्टली एटॉमिक बार चला गया। वह अपने उस रूम में जाकर बैठ गया जहां उसकी एस्कॉर्ट फिक्स हुई थी। एस्कॉर्ट का इंतजार करते हुए अभिनव को खाने और पीने की चीज भी दी गई थी और शैंपियन पीकर वह मदहोश भी हो चुका था। उसे वैसे भी इस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना था। वह सिर्फ निहारिका के बारे में पता लगाने आया था। कुछ ही देर में उस रूम का दरवाजा खुला और एक औरत छोटे कपड़े पहनकर अंदर आ गई। दरवाजे के बाहर भले ही वह हिचकिचा रही थी, पर अंदर आते ही उसे जबरदस्ती अभिनव के सामने एक मुस्कान के साथ चलकर आना पड़ा। हेलो हैंडसम। वह औरत अभिनव की ओर बढ़ने लगी थी। अभिनव ने अपनी दारू का गिलास टेबल पर रखा और फिर उस औरत की ओर देखा। हेलो ब्यूटीफुल, पर मैं यहाँ किसी दूसरे काम से आया हूँ। अभिनव की बात सुनकर वह औरत थोड़ी हंसी और फिर उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए उसके शर्ट का बटन खोलने लगी। अभिनव ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसकी ओर रूखी नजर से देखा। रुक जाओ और अब तमीज से मेरी बात सुनो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उस औरत की आंखें बड़ी हो गई और वह धीरे से अभिनव से दूर हट गई। तुम क्या करना चाहते हो? अभिनव ने उसका हाथ छोड़ा और पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? शीला। तुम्हारी ही तरह यहाँ पर कोई निहारिका नाम की भी एस्कॉर्ट है या नहीं? अभिनव के इस सवाल से शीला और भी ज्यादा घबरा गई और उसने झूठ में ना करते हुए सिर हिलाया। अभिनव उसे नर्वस देखकर समझ गया था कि वह कुछ तो बात छुपा रही थी। उसे महसूस हुआ कि यह औरत दबाव में कुछ भी जवाब नहीं देगी, लेकिन लालच में फिर भी एक बार अपना मुंह खोल सकती थी। अभिनव ने अपनी जेब में से कुछ 500 के नोट निकालकर टेबल पर रख दिए। यह सब कुछ तुम रख सकती हो अगर मेरे सवालों का सही जवाब दोगी तो। उन नोटों को देखते ही शीला की आंखों में चमक आ गई थी। वह आसानी से 10 से 15,000 रुपए थे। ठीक है, तुम्हारे सवाल क्या हैं कहो, मुझे जितना पता होगा उतना बता दूंगी। अभिनव मन ही मन मुस्कुराया और फिर उसने अपना गला साफ करके पूछा, क्या यहाँ पर निहारिका नाम की कोई औरत है? शीला ने इस बार तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। हाँ, वह भी यहाँ एस्कॉर्ट का ही काम करती थी। पलाश ही उसे कुछ दिनों पहले लेकर आया था। अभिनव का गुस्सा अब और तेज होने लगा। उसे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं अरबाज ने ही निहारिका को पलाश को बेच दिया था। लेकिन सवाल फिर यह भी था कि अरबाज ऐसा करता क्यों है और उसने लक्ष्य से भी क्यों झूठ बोला था। अभिनव के मन में सिर्फ सवाल आते जा रहे थे, लेकिन जवाबों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तुम पहली बार उसका नाम सुनकर इतना घबरा क्यों गई थी? आखिर वह भी तो तुम सबके बीच बस एक एस्कॉर्ट ही है। अभिनव के सवाल पर शीला ने ना करते हुए सिर हिलाया। नहीं नहीं, अब नहीं है। शीला जवाब देकर टेबल पर रखे पैसे उठाने लगी। थैंक यू साहब, अगर सभी लोग सिर्फ सवाल जवाब करके इतने पैसे दे जाते तो क्या ही बात थी। अभिनव ने अपने सर को हिलाया और फिर पूछा, निहारिका कहाँ है अभी? अभिनव के इस सवाल से शीला फिर से घबरा गई। वह बोलने को तो झूठ बोल सकती थी, लेकिन उसे फिर यह भी लगा कि अगर अभिनव जैसा आदमी सिर्फ मुंह खुलवाने के लिए इतने पैसे निकाल सकता था, तो मुंह बंद करने के लिए बंदूक भी निकाल सकता था। उसने डरते हुए एक पल के लिए अभिनव को देखा और फिर नजरें नीचे करके फुसफुसाया। अरबाज लेकर गया उसको
मैंने सिर्फ यही सुना है। शायद उसने पलाश या फिर अरबाज को ही नाराज कर दिया, इसीलिए। लेकिन जो भी हो, उसका बचना मुश्किल है। अभिनव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने जैसा अंदाजा लगाया था, कहानी उसी तरह चल रही थी। हालांकि उसे अभी भी यह डर था कि अरबाज ने अब निहारिका को कहाँ और किस हालत में रखा था। आपके सवाल जवाब हो गए हो तो काम शुरू करें। शीला की आवाज सुनकर अभिनव अपनी सोच से बाहर आया और वह धीरे से उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे तुम्हारे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं। अभिनव ने खड़े होने से उसकी परछाई शीला पर गिरने लगी, जिससे वह थोड़ा डरने लगी। सिर्फ यह बताओ, पलाश दिखता कैसे है? कोई नहीं जानता पलाश कैसा दिखता है, शीला ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। अभिनव ने उसकी आंखों में घूरा। उसके पास सवाल अभी भी कई सारे थे, लेकिन शायद शीला के पास जवाब खत्म हो चुके थे। उसे घूरते हुए ही वह उस रूम से बाहर आ गया और फिर उसने अपना मोबाइल चेक किया। उसके मोबाइल में बलराज का एक मैसेज आया हुआ था, जिसमें वह इन्फॉर्म कर रहा था कि सारे बच्चे अभिनव के घर पर पहुंच चुके थे। उस मैसेज को पढ़कर ही अभिनव को अपने दिल में दर्द भी महसूस हुआ। भले ही वह सभी बच्चों को दुनिया भर का ऐसो आराम दे सकता था, लेकिन उस छोटी बच्ची बिंदु को उसकी माँ से वापस मिलवाने में वह फेल होता जा रहा था। उसे अंदर ही अंदर यह डर खा रहा था कि कहीं अरबाज ने निहारिका को मार न दिया हो। कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली क्या बॉस? अभिनव के गाड़ी में बैठते ही डॉन ने पूछा। वह इतनी देर से उसका गाड़ी में ही इंतजार कर रहा था। इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन निहारिका कहाँ है अभी भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन निहारिका थी तो पलाश के एस्कॉर्ट में से एक, यह बात तो कंफर्म है ना? अभिनव ने हामी में सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर वह गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। पलाश एस्कॉर्ट का इस्तेमाल करके अरबाज के लिए पैसे कमा रहा है, मतलब वह जरूर ही अरबाज के बहुत करीबी लोगों में से एक भी है। अभिनव ने गाड़ी चलाते हुए अनुमान लगाया। पलाश, यह पलाश है कौन? इसका नाम पहले तो कभी नहीं सुना, डॉन ने शिकायत करते हुए कहा। इसके जवाब में अभिनव ने अपने कंधे उचकाए। पलाश को आज तक किसी ने नहीं देखा, उन एस्कॉर्ट गर्ल में भी नहीं। वह काफी अंडरग्राउंड रहकर काम करता है। और एक सेकंड, अभिनव रुका और उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। यह पलाश ही दिग्पाल का बेटा तो नहीं? वही जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अभिनव के अनुमान से डॉन भी हैरान हो गया, लेकिन उसे अभी भी यह बात हजम नहीं हुई। नहीं नहीं बॉस, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कैसे? अरे अभी आप ही तो कहा कि पलाश अरबाज के बहुत करीब है, तो अरबाज को तो उसे कहीं ना कहीं जानता ही होगा ना। और बात रही दिग्पाल के बेटे की, तो उसे तो सच में कोई नहीं जानता, न नाम, न शक्ल, न सूरत, कुछ भी नहीं। अभिनव ने ना करते हुए अपना सिर हिलाया। मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन तुम ऐसे भी तो सोचो, डॉन की अरबाज पलाश को जानता है कि अरबाज और अरबाज दिग्पाल को भी जानता है। लेकिन यह जरूरी थोड़ी ना है कि अरबाज उन दोनों के बीच बाप बेटे का रिश्ता है, यह भी जानता है। और फिर लड़कियों का एस्कॉर्ट बनाने का घिनौना काम सिर्फ दिग्पाल की ही औलाद कर सकती है। और यह एस्कॉर्ट का पूरा काम चल भी कहाँ रहा है? दिग्पाल के ही एटॉमिक बार में। सभी चीज इस और हिंट कर रही हैं, इसीलिए मैं भी अब इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता हूँ। अभिनव की बात सुनकर डॉन भी सोच में पड़ गया। उसे उसके रीजन तो समझ आ रहे थे, लेकिन वह अभी भी उसके रिजल्ट को हजम नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त अभिनव के फोन पर अचानक एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन पर देखा कि वह मैसेज लक्ष्य का था। उसमें कल सुबह 10 बजे मीटिंग के लिए लिखा हुआ था, वह भी लोकेशन के एड्रेस के साथ। अभिनव ने वह मैसेज पढ़कर डॉन की ओर देखा। वह भी उस मैसेज को साइड से पढ़ चुका था,
लगता है यह मीटिंग आखिरी होगी। हमें बस इस यह पता लगाना है कि निहारिका कहाँ है। उसके बाद उस अरबाज से तो निपट लेंगे। डॉन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सही है बॉस, यह फाइल भी खत्म हो जाएगी। अभिनव ने मुस्कुराकर सर तो हिलाया, पर उसे एक टेंशन अभी भी खाए जा रही थी, और वह यह कि इतनी कॉल्स करने के बाद भी लक्ष्य ने जवाब में कॉल की बजाय मैसेज क्यों किया था, और वह भी तब जब मीटिंग कल ही होने वाली थी। साथ ही अभिनव उस कोड के बारे में भी सोचने लगा था जो लक्ष्य को उसे भेजना था। हालांकि इतने कॉल्स मिस करने के बावजूद भी लक्ष्य ने उसे कोड नहीं भेजा था। यह सारी बात ध्यान में रखकर अब अभिनव को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी। इसी बात को सोचते सोचते अभिनव डॉन को छोड़कर वापस अपने घर पर आ चुका था। गाड़ी से उतरते ही सिंह परिवार के सिक्योरिटी गार्ड फिर से उसकी लेट लतीफी पर शिकायत करने लगे थे, लेकिन अपने ही मन में खोए अभिनव को उनकी आवाज सुनाई भी नहीं दे रही थी। वह घर के अंदर गया और थकान के मारे सोफे पर जाकर बैठ गया। आज डिनर तो किया ही नहीं। अभिनव को अचानक अपने मन में ख्याल आया, और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। उसी वक्त एक मेड किचन से निकलकर अपने हाथों में ट्रे लिए डाइनिंग टेबल के पास आई। उसने उस ट्रे में से प्लेट निकालकर टेबल पर रख दी और फिर सोफे पर बैठे अभिनव की ओर देखा। मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है। अभिनव यह शब्द सुनकर हैरान हो गया। आज पहली बार मेड ने खुद से अभिनव के लिए खाना तैयार कर दिया था। अगर सनी आसपास होता तो वह ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करती, क्योंकि सनी ने पहले ही अभिनव को वार्निंग दी थी कि वह इस घर में कुछ नहीं खा सकता था। अभिनव भी उससे ज्यादा बहसबाजी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ जवाब भी नहीं दिया था। एक सेकंड, तुमने क्या बनाया है? हैरान होते हुए अभिनव ने फिर से मेड से पूछा। बिरयानी बनाई है। बिरयानी? मेड से कंफर्मेशन सुनते ही अभिनव को झटका सा लग गया। उसे एक पल के लिए यह भी लगा कि कहीं इन लोगों को पता न चल गया हो कि वही टाइगर है। खैर, यह बात नामुमकिन थी, लेकिन जो मुमकिन हो सकता था वह यह था कि यह तो वह किसी गलत घर में घुस आया है, या फिर इस बिरयानी में सनी का कोई जाल बिछा है। अभिनव के लिए फिलहाल सावधानी से काम लेने में ही भलाई थी। मेरे लिए खाना बनाने को तुमसे किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा था आज सुबह। अनन्या मैम ने कहा था बनाने को, और यह भी कहा था कि जब तक रुकना जब तक आप वापस ना आ जाओ, ताकि मैं आपको सर्व करके भी दे सकूं। मेड ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अभिनव अब पहले से भी ज्यादा हैरान था, लेकिन भूख के चलते पहले उसने डाइनिंग टेबल पर आना ठीक समझा। बिरयानी खाते हुए वह यही सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों से अनन्या उसके प्रति काफी सॉफ्ट हो गई थी, और उसके पीछे कुछ कारण भी दिखाई नहीं दे रहा था। डिनर करते ही अभिनव थकान के मारे सीधा अपने बेड पर कूद गया। उसके सोने से ठीक पहले उसके फोन पर एक मैसेज भी आया था, पर अभिनव ने उसे इग्नोर कर दिया। अगली सुबह भी वह काम पर निकलने की जल्दी में था, इसीलिए अपना फोन चेक नहीं कर पाया था। अनन्या ने सुबह होने पर उससे कोई बात भी नहीं की थी, जिस पर अभिनव हैरान भी था। उसे लगा कि अनन्या फिर से सवाल जवाब करने वाली थी कि वह पिछली रात कहाँ और क्यों गया था, लेकिन अनन्या ने ऐसा कुछ नहीं पूछा। अभिनव अपने वार्डरोब के पास गया और उसने एक बार अपने सभी सूट को देखा। आखिर में उसकी नजर उस सूट पर गई जो अनन्या उसके लिए हाल ही में लाई थी। अभिनव ने वह सूट पहन लिया और फिर अपने आप को मिरर में देखा। मिरर में देखते ही उसे अर्जुन के साथ हुई अपनी मीटिंग याद आ गई। अर्जुन ने कहा था कि उसे जिम रेगुलरली आना चाहिए, और अभिनव को भी अब यह बात समझ आ रही थी कि वह अपने एप्स कुछ सालों पहले ही खो चुका था, और अब समय था उन्हें वापस लाने का।
एक हल्की सी मुस्कान के साथ ही अभिनव रूम से बाहर आ गया और उसको देखकर अनन्या के चेहरे पर भी बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने देखा कि अभिनव ने उसका ही गिफ्ट किया हुआ सूट पहन रखा था। हालांकि वह यह समझ नहीं पा रही थी कि उसे देखकर वह सच में खुश थी या नहीं, पर उसे यह जरूर पता था कि वह खुद भी अभिनव से अच्छा बर्ताव करने लगी थी। वह भी बिना किसी कारण के। काम कैसा चल रहा है अभिनव? अचानक पास में बैठे सनी ने पूछा। उसके सवाल में ताना झलक रहा था। मैं भी तुमसे यही सवाल करने वाला था, अभिनव ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया। खबर लगी है कि एलेक्स कॉर्पोरेशन के सीईओ बन गए हो और शायद मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना भी भूल गया। सनी अभिनव की चालाकी पर मुस्कुराया। बहुत अच्छे, इसी तरह से रहना। उसी वक्त हरदेव ने अपना गला साफ करते हुए कहा, सनी हमारा एम्बेसडर कौन बनेगा, यह डिसाइड किया या नहीं? दादाजी, 3 लोग हैं मेरे दिमाग में, तीनों को परख के एक फाइनलाइज कर लेते हैं। और क्या, वैसे तो मैं यह भी सोच रहा था कि हम अलायना को ले, पर वह फिलहाल इंडिया में है ही नहीं, सनी ने कहा। पर हम उससे बात कर सकते हैं। अगर हमारा ऑफर अच्छा हुआ तो वह इंडिया वापस भी आ जाएगी हमारे लिए, अनन्या ने सुझाव दिया। कोई जरूरत नहीं है, हरदेव ने तुरंत बीच में बोला। उसे आराम से आने दो, फिर बात कर लेंगे। फिलहाल जल्दी ही किसी और को ढूंढ लो। फिर तो चित्रा बेस्ट है, अनन्या के यह कहते ही सनी ने उसकी ओर देखा। मैंने पहले भी कहा है ना, वह नहीं बन सकती हमारे लिए मॉडल, पर वह बेस्ट है। अगर उसे नहीं ले सकते तो फिर अलायना से ही बात करो, सिर्फ यही दोनों बेस्ट रहेंगे हमारे लिए। अनन्या की जिद पर शनि को चिढ़ होने लगी थी। यह बचपना बंद करो, मैंने जो बोल दिया वही होगा। चित्रा नहीं बनने वाली हमारी एम्बेसडर। पर क्यों? अनन्या ने भी उस पर चीखते हुए कहा। तुम बचपना कर रहे हो, बिजनेस को बिजनेस की जगह रहने दो और पर्सनल फीलिंग को उसकी जगह। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? अगर चित्रा ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो इस बात का खामियाजा कंपनी क्यों भुगते? अनन्या की बात सुनकर सनी की आंखें गुस्से से भर आई। क्या बोली तुम अभी? जो भी बोली सच ही बोली, ठीक है, अनन्या ने यह कहा और टेबल पर सन्नाटा छा गया। हरदेव ने एक पल के लिए सोचा और फिर सनी की ओर देखकर पूछा, तुम्हें चित्रा से प्यार था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सनी ने अपना गला साफ करते हुए कहा। अनन्या बस बकवास करे जा रही है, उसे पता वता कुछ है नहीं। अनन्या धीरे से हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं जानती और कुछ भी बक रही हूँ। तुम ही हो अकेले सच्चाई के पुतले। कोने में बैठे अभिनव ने यह देखकर परेशान होते हुए सांस छोड़ी। वह अनन्या और सनी के बीच चल रही बहसबाजी से तंग आ चुका था। उसने फिलहाल अपने नाश्ते पर ध्यान देने की कोशिश की और तभी उसे साइड में पड़ा अपना फोन भी दिखाई दिया। अभिनव को याद आया कि कल रात से उसके फोन में एक मैसेज पड़ा था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और मैसेज को देखा, जिसे पढ़कर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तेज धड़कन के साथ अभिनव ने टेबल पर बाकी लोगों को देखा और अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे निकलना होगा अर्जेंटली, बाय। पानी का गिलास खत्म करके अभिनव तुरंत ही घर से बाहर निकल गया और उसने डॉन को फोन लगाया। कहाँ हो तुम? इसी वक्त मिलना है। बॉस घर पर हूँ, मैं आपके पास आ जाऊं या आप आ रहे हो मुझे लेने? अभिनव ने एक पल सोचकर जवाब दिया, वहीं रुको, मैं ही आ रहा हूँ, अपना एड्रेस भेज दो जल्दी। फोन करते ही अभिनव ने देखा कि डॉन अपना एड्रेस भी भेज चुका था। गाड़ी में बैठते ही अभिनव उस मैसेज के बारे में सोचने लगा। उसे कल ही महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, पर वह गड़बड़ इतनी बुरी हो सकती है, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। कुछ ही मिनट में अभिनव डॉन के घर पहुंच गया।
जहां डॉन ऑलरेडी उसका बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा था। क्या बात है बॉस, सब ठीक तो है? डॉन भी थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसने पहले कभी अभिनव को इतनी जल्दबाजी में और बेचैन होते हुए नहीं देखा था। उसके जवाब में अभिनव ने ना करते हुए सिर हिलाया और अपने फोन पर वह मैसेज दिखाया जो लक्ष्य ने भेजा था। डॉन ने उस मैसेज को पढ़ा, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने फिर अभिनव की ओर एक्सप्लेन के लिए देखा। अरे XYZ भेजा है उसने, वही कोड जिससे लक्ष्य बात करता था। तुम भूल गए क्या? XYZ मतलब लक्ष्य पर कोई प्रॉब्लम आ गई है। डॉन की आंखें शौक में बड़ी हो गई। वह गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया और एक पल के लिए फिर उस मैसेज को देखने लगा। उसी वक्त अभिनव के मन में भी कई तरह के ख्याल आ रहे थे। यह लक्ष्य ने कल भी कुछ मैसेज किया था ना बॉस? डॉन ने अभिनव की ओर देखकर पूछा। हाँ, मीटिंग के लिए आया था वह मैसेज, लोकेशन भी भेजी थी उसने। अभिनव ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर तो हो सकता है यह कोड फर्जी हो। जहां तक मुझे दिख रहा है यह कोड एक अननोन नंबर से आया है, लक्ष्य से नहीं, डॉन ने कहा। अभिनव ने डॉन की ओर देखा और उसे उसकी बात सही तो लग रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी एक असमंजस में था। अगर लक्ष्य ने नहीं तो फिर किसने भेजा होगा यह कोड? कोई भी हो सकता है बॉस, हो सकता है किसी ने ऐसे ही भेज दिया हो, जैसे कंपनी वाले कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। पर ऐसा मैसेज इसी टाइम पर, यह कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। कोई ना कोई जरूर चाहता है कि हम इस मैसेज को इसी टाइम पर देखें। तो फिर अब क्या करना है? डॉन ने सांस छोड़कर पूछा। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर अपनी सीट पीछे करके कहा, मुझे कुछ मिनट चाहिए आराम से सोचने के लिए, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। डॉन ने उसकी बात पर अपना सिर हिलाया। ठीक है बॉस, आपके लिए कुछ खाने पीने का ले आऊं? हाँ, कुछ भी ले आओ, सवाल मत करना बस। डॉन गाड़ी से निकलकर चला गया। सीट पर लेटा हुआ अभिनव अभी भी उस मैसेज को ही निहारे जा रहा था। उसे अभी भी डाउट था कि इतने सारे मिस्ड कॉल देखने के बावजूद भी लक्ष्य ने उसे कॉल बैक क्यों नहीं किया था और कोड भी क्यों नहीं भेजा था। और फिर अब अचानक कोड आया भी तो सबसे खतरनाक, और वह भी किसी दूसरे नंबर से। अचानक अभिनव को एहसास हुआ और वह सीधा बैठ गया। उसे लगा कि जरूर लक्ष्य किसी मुसीबत में था, पर उसने जैसे तैसे किसी दूसरे नंबर से कोड भेजकर अभिनव को अलर्ट कर दिया था। उसका यह अलर्ट करना भी कहीं ना कहीं आज की मीटिंग से ही जुड़ा हुआ था, यानी वह मीटिंग किसी तरह का फंदा था। डॉन अपने साथ कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल और कुछ चिप्स के पैकेट लिए अंदर आ गया। उसके बैठते ही अभिनव ने कहा, हमें तुरंत ही बलराज से कांटेक्ट करना पड़ेगा और मीटिंग वाली जगह पर 10 बजे से पहले निगरानी रखनी पड़ेगी। डॉन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। कौन सी जगह है? उसकी कंफ्यूजन देखकर अभिनव ने गुस्से से सांस छोड़ी और वह मैसेज दिखाते हुए समझाया, यह जो 10 बजे की मीटिंग का मैसेज है ना, यह कहीं ना कहीं अरबाज की कोई चाल है। तुम्हें याद है ना लक्ष्य ने क्या कहा था कि अरबाज मेरे खिलाफ मेरे ही किसी आदमी का इस्तेमाल करने वाला है। ऐसा लग रहा है कि अरबाज को ऑलरेडी लक्ष्य के जासूस होने का पता चल चुका है, इसीलिए उसने निहारिका को भी एटॉमिक बार से हटा लिया है। डॉन ने एक बार, दो बार और फिर 3 बार पलक झपकाई। वह अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। हालांकि यह बात भी थी कि उसे उसकी चतुराई के लिए भी नहीं जाना जाता था। बॉस, आप क्या कह रहे हो? मेरे तो दिमाग में ही नहीं घुस रहा है। अरे यार डॉना, तेरा भी इतना भी दिमाग नहीं चलता क्या? मेरी बात सुन। मैंने लक्ष्य को बहुत बार फोन लगाया पर उसने नहीं उठाया, ठीक है?
अगर वह फोन उठाने की सिचुएशन में नहीं था तो उसे मुझे कोड में एक्स भेजना था, पर उसने वह भी नहीं भेजा। फिर कल रात को उसका अचानक मैसेज आया मीटिंग के लिए, और फिर आधी रात को कोड भी आ गया, लेकिन उस दूसरे नंबर से। इसका मतलब तो यही है ना कि वह किसी प्रॉब्लम में है और उसने दूसरे के फोन से यह मैसेज किया है। डॉन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, बॉस, यह भी तो हो सकता है कि यह कोड वाला मैसेज असल में कोई चाल हो। मेरा मतलब मीटिंग का मैसेज तो लक्ष्य के नंबर से आया था ना, लेकिन फिर यह कोड वाला मैसेज दूसरे नंबर से आ रहा है। अभिनव ने भी इस बात पर सोचा। उसका दिमाग अब चकराने लगा था और 10 बजने में ज्यादा टाइम भी नहीं बचा था। लक्ष्य का कौन सा मैसेज फर्जी हो सकता था और कौन सा असली? इसी बात को लेकर अभिनव और डॉन टेंशन में थे। अभिनव ने फिर से एक बार कोड वाला मैसेज देखा, तभी उसे कुछ एहसास हुआ। देख डॉन, कोड वाला मैसेज ही लक्ष्य ने भेजा है। भले ही कोई दूसरा इंसान इस कोड को जानता हो, लेकिन उसे किस तरह से मैसेज अरेंज करके भेजना है, यह किसी को नहीं पता होगा। डॉन ने अभिनव की ओर देखा। उसके चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन था। पर बॉस, सिर्फ 3 लेटर में कैसे अरेंजमेंट? और समझाया, तुझे नहीं पता ना इस अरेंजमेंट का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुन, एक्स वाई जेड, इन तीनों का मतलब है कि तुमने मुझे गलत टाइम पर कॉल किया था। मैं अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ और मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। डॉन के दिमाग में यह बात घुस गई और वह हैरानी से अभिनव को देखने लगा। बॉस, यह तो सेंस बना रहा है। अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है और अरबाज को लक्ष्य के बारे में काफी टाइम से पता था। अब उसने उसे पकड़ लिया है और वह यह भी जानता है कि हम उसके परिवार को बचाने में लगे हैं। मतलब वह मीटिंग वाला पहला मैसेज सच में अरबाज ने ही भेजा है। अभिनव ने डॉन की ओर देखकर कहा, हाँ, अरबाज ने न सिर्फ निहारिका को एटॉमिक बार की एस्कॉर्ट से वापस उठा लिया, बल्कि मेरे लिए मीटिंग का यह जाल भी बिछाया है। और इससे भी बड़ी बात, उसके इस प्लान में कहीं ना कहीं दिग्पाल भी शामिल है। बहुत ही शाना है वह साला। डॉन अभिनव की बातें सुनकर दंग रह गया था। बॉस, इतना सब आपने कैसे सोच लिया? मेरा दिमाग क्यों नहीं चला इतना? अभिनव को डॉन की मासूमियत पर हंसी आने वाली थी, पर उसने सिचुएशन देखकर कंट्रोल किया और कहा, अगर लक्ष्य ने कल रात को कोड वाला मैसेज भेजा है, मतलब वह जिंदा तो जरूर है। अरबाज उसे मारने से पहले मेरा ही वेट कर रहा होगा, लेकिन हम उसको मरने नहीं दे सकते डॉन। तो फिर क्या प्लान है बॉस? डॉन का सवाल सुनकर अभिनव ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। सुबह के 8 ऑलरेडी बज चुके थे। 10 से पहले ही बलराज मीटिंग वाली लोकेशन के लिए निकल जाएगा और प्लान के हिसाब से मैं भी 10 बजे ही पहुंच जाऊंगा। तू भी अपने आदमी इकट्ठा कर और मुझे 10 बजे लोकेशन पर ही मिल। डॉन ने हामी में सिर हिलाया। ठीक है बॉस, एड्रेस भेज दो मुझे। अभिनव ने सिर हिलाया और डॉन गाड़ी से उतर गया। डॉन ने अपने घर में वापस घुसते ही देखा कि उसके मोबाइल पर एड्रेस भी आ चुका था। दूसरी ओर गाड़ी चलाते हुए अभिनव ने बलराज का नंबर भी डायल कर दिया। गुड मॉर्निंग टाइगर, बलराज ने भारी आवाज में फोन उठाकर कहा। मॉर्निंग गुड नहीं है बलराज, अरबाज ने मेरे लिए जाल बिछा दिया है। मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, उस एरिया की जांच पड़ताल शुरू करवा दो। अरबाज नहीं तो दिग्पाल, या फिर दोनों ही वही हो सकते हैं। क्या? बलराज गुस्से में चिल्ला उठा। उसके गुस्से की गर्मी अभिनव अपने फोन पर महसूस कर पा रहा था। मैं ग्रुप के सारे सीनियर को अभी इन्फॉर्म कर रहा हूँ। टाइगर, यह मामला अब हम देख लेंगे, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। लेकिन बलराज को अभिनव ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन बलराज ने उसकी बात तुरंत ही काट दी। नहीं नहीं, तुम टाइगर हो,
टाइगर इस तरह से सामने नहीं आता है। डोंट वरी, दिग्पाल को तो आज हम बता ही देंगे कि टाइगर ग्रुप कौन है। और जहां तक बात उस चूहे अरबाज की है, तो वह आज जिंदा नहीं बचेगा। बलराज की आवाज में इतना गुस्सा और नफरत अभिनव पहली बार सुन रहा था। उसे अब खुद से महसूस होने लगा था कि वह टाइगर क्यों था और उसके माफिया ग्रुप से लोग इतने डरते क्यों थे। बलराज, मेरी बात तो सुनो। नहीं टाइगर, तुम किसी सेफ लोकेशन पर जाकर अपना ध्यान रखो। तुम हो, इसीलिए हम सब हैं, और हम सब हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। बाय। बलराज ने फोन काट दिया और अभिनव ने घबराते हुए सांस छोड़ी। उसे महसूस हुआ कि बस देवेन को सबक सिखाने से लेकर यह बात अब लगभग माफिया गैंग वॉर पर आ चुकी थी। हालांकि इसमें गलती अरबाज की ही थी। उसे अभिनव ने मौका दिया था चुप रहकर अपनी जिंदगी जीने का, पर वह नहीं माना। अब टाइगर ग्रुप की उसकी जान लेने वाला था, तो इसमें अभिनव की भी कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि अगर कोई एक चीज अभिनव कर सकता था, तो वह था उस लोकेशन पर जाना। उसके इरादे अपने ही ग्रुप के सीनियर्स की ना सुनने के नहीं थे। वह सिर्फ निहारिका और लक्ष्य की चिंता की वजह से वहां जाना चाहता था। इधर डॉन ने भी रंजन को फोन करके अपने घर बुला लिया था। सभी लोगों को तुरंत ही अपने अपने काम पर लगना था, क्योंकि 10 बजने में ज्यादा देर नहीं थी। लगभग आधे घंटे बाद रंजन डॉन के घर पहुंच गया। क्या बात है डॉन, इतना अर्जेंट बुलाया? बात यह है कि अरबाज अपनी औकात पर उतर आया है, पर हमारे पास भी अब प्लान तैयार है। रंजन ने उसे एक पल के लिए देखा। अच्छा, क्या प्लान है? पूरा प्लान रास्ते में समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक वादा कर। जब बात टाइगर की आइडेंटिटी की होगी, तो तुझे मतलब तू समझ सकता है कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। रंजन ने एक पल के लिए कंफ्यूज होकर डॉन को देखा और फिर उसे उसकी बात का एहसास हुआ। नहीं नहीं यार डॉन, ऐसा कुछ करने के लिए मत बोल प्लीज। आखिरी बार जब यह हुआ था तो टाइगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इनफैक्ट उन्होंने तुझे कसम भी खिलाई थी कि तू वैसा कुछ दोबारा नहीं करेगा। मैंने कसम खाई थी, पर तूने नहीं। डॉन ने ऊंची आवाज में रंजन की बात को काट दिया। मेरी बात सुन, सिर्फ तू ही है यह कर सकता है। रंजन प्लीज। रंजन का दिल धड़कने लगा था। उसे मजबूरन हामी में सर हिलाना पड़ा। दूसरी ओर सिंह परिवार के घर में डाइनिंग टेबल से उठकर हरदेव तैयार होने के लिए अपने रूम में चले गए। वैसे तो वह अब सीईओ नहीं रहे थे, पर उन्हें अभी भी सीनियर होने के नाते काम पर जाकर लोगों को सुपरवाइज करने की जरूरत महसूस होती थी। रूम में घूमते ही उनकी नजर उस घड़ी पर पड़ी जो उन्होंने लैब में पास रखकर रखी हुई थी। उन्हें उस घड़ी से ज्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से वह नकली थी। अपने बर्थडे वाले दिन उन्हें भी मन से ही सही, लेकिन अभिनव का यह गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ा था। उन्होंने वैसे भी अभिनव से कोई गिफ्ट, खासकर ढंग का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उसकी नजरों में वह बस एक गरीब आदमी था जो जैसे तैसे एक नौकरी करके अपना खर्चा निकाल रहा था। हरदेव को उसके बारे में सोचकर यह भी याद आया कि कैसे अभिनव इस बात पर लड़ा था कि उसकी दी हुई घड़ी असली थी। वैसे तो उन्हें उसकी बात पर ज्यादा भरोसा नहीं था, पर उन्होंने फिर भी कमरे में से निकलते हुए एक बार और पलटकर उस घड़ी को देखा। उन्होंने हिचकिचाते हुए उसे उठाया और अपने दोस्त के स्टोर जाने का डिसाइड किया। हरदेव के दोस्त सभी तरह की घड़ियों के सबसे बड़े होलसेलर और रिटेलर में से एक थे। अगर स्टोर पर चेक होने के बाद वह घड़ी असली निकल जाएगी, तो इसका मतलब अभिनव की बात सच थी। हालांकि अगर वह नकली ही निकलेगी, तो अभिनव को झूठ बोलने की सजा भी दी जाएगी। हरदेव को यही भरोसा था कि वह घड़ी नकली है, इसलिए स्टोर जाते हुए वह अभिनव के लिए पनिशमेंट भी सोचने लगे थे। स्टोर पहुंचते ही उन्हें
उसका गेट अंदर से खुलता दिखा और हामिद नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकल कर आने लगा। कहाँ जा रहे हो हामिद मियाँ? हरदेव ने हामिद की ओर देखकर पूछा, जो नजरें नीचे करके निकलता जा रहा था। जैसे ही हामिद ने हरदेव की आवाज सुनकर ऊपर देखा तो वह हैरान हो गया। हरदेव, उसने कहा। हरदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें परेशान करने आया हूँ, चलो अंदर। हामिद हंस पड़ा। अरे यार, इतनी मुश्किल से बचकर निकल रहा था, अभी फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। हरदेव और हामिद दोनों हंस पड़े और स्टोर के अंदर जाकर हामिद के ऑफिस की ओर चलने लगे। ऑफिस में आते ही दोनों आमने सामने बैठ गए। तो बताओ हरदेव जी, क्या हालचाल है, क्या लोगे आप? हामिद ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह हरदेव के वापस मिलकर अंदर ही अंदर काफी खुश था। वह दोनों कॉलेज के समय से ही एक दूसरे के दोस्त थे। हालांकि जब बीच में हामिद फौरन चला गया था तो हरदेव और वह मिल नहीं पाए थे। एक बिजनेसमैन होने के नाते हामिद का अलग अलग विदेश में घूमना लगा रहता था, इसीलिए वह मुलाकात के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाता था। कुछ भी ऑर्डर कर लो यार हामिद, सब चलेगा, हरदेव ने एक पल के सोच कर कहा और हामिद ने टेलीफोन उठाकर कुछ डिशेस ऑर्डर कर दी। हाँ, जल्दी भिजवाओ प्लीज। हामिद ने टेलीफोन नीचे रखकर हरदेव की ओर देखा। तो बताओ हरदेव भाई, आज अचानक हमको आपसे मुलाकात कैसे नसीब हो गई? हरदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कुछ दिनों पहले बर्थडे था मेरा, तुमने मिस कर दिया। अरे, उसके लिए दिल से सॉरी यार। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे बिलेटेड। और रुको, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट भी लाकर दे ही देता हूँ। हामिद को उठते देखकर हरदेव तुरंत बोल पड़े, अरे बैठो बैठो, कोई जल्दी नहीं है, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। हामिद मुस्कुराया और धीरे से वापस बैठ गया। जल्दी की बात नहीं है, बस वह फिर दिमाग से ना निकल जाए, इसीलिए। हामिद ने यह कहकर फिर से टेलीफोन उठाया और नीचे अपने स्टाफ को फोन कर दिया, 2-3 लग्जरी रेंज की बेस्ट घड़ियां लेकर आओ ऑफिस में। टेलीफोन रखकर उसने फिर से हरदेव की ओर देखा। गिफ्ट के ऑप्शन आ रहे हैं, तुम्हें जो पसंद आए वह रख लेना। मुझे तो लगा मैं सब रख सकता हूँ, हरदेव ने कहा और फिर दोनों हंस पड़े। अरे भाई, अगर टाइगर या दिग्पाल जैसी किस्मत होती तो पूरा स्टोर ही गिफ्ट कर देता तुम्हें, हामिद ने हंसते हुए कहा। और बताओ, वैसे मैं तुमसे मिलने आने ही वाला था। वह मेरी बेटी वापस आ रही है पेरिस से, तो उसको किसी कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था। सोचा तुम्हारी कंपनी में ही लगवा दूं उसको। हाँ हाँ, हो जाएगा, हरदेव ने सिर हिलाते हुए कहा। जब वह आ जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं उसके लिए कोई वैकेंसी रिजर्व करके रख दूंगा। थैंक यू, हामिद ने कहा। और तभी हरदेव को याद आया कि वह यहाँ क्यों आए थे। एक्चुअली एक काम था तुमसे, मैं यह घड़ी। हरदेव अपने शब्द पूरे कह पाते इससे पहले ही ऑफिस का दरवाजा खुल गया और एक सेल्समैन कुछ घड़ियों के डिब्बे लेकर अंदर पहुंचा। यह लीजिए हामिद सर, मैं एक हेमलेट और 1427 लेकर आया हूँ। उनका नाम सुनते ही हरदेव के कान खड़े हो गए। उन्हें याद आया कि जो घड़ी अभिनव ने गिफ्ट की थी वह भी यही थी, इसीलिए अब उसकी नकली घड़ी को पकड़वाने में और भी आसानी होने वाली थी। अरे मेरे पास क्या ला रहे हो? हरदेव जी को दिखाओ और उनसे पूछो कौन सी पसंद आई। हामिद ने हरदेव की ओर देखकर अपने सेल्समैन को ऑर्डर दिया। उसी वक्त हरदेव भी बीच में बोलने लगे, हामिद यार, एक घड़ी मैं भी लाया हूँ, मुझे बस इतना जानना है कि यह असली है या नकली। हरदेव ने अपने पास से वह घड़ी निकालते हुए कहा। क्या अभिनव पकड़ पाएगा अरबाज को? आखिर यह कौन सी गुत्थी उलझ चुकी है अभिनव की जिंदगी में? क्या लक्ष्य है किसी मुसीबत में, या फिर यह है अभिनव को फंसाने की चाल? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।
अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।